अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हाउ इज इट गोइंग? ओके, हाफे मार्क हमारा हो गया। मेरा ख्याल है कि हाफे मार्क ऑलमोस्ट हो चुका है। 2 हफ्ते जो हैं रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह गुजर चुके हैं। 2 मोर टू गो। बड़ी अच्छी एक फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना व्हेन यू नो यू आर इन इट। एक तो पहले तो इंतज़ार होता है इस महीने का, और फिर इस महीने में घुस के जब आप बीच में सेटल हो चुके होते हैं देन यू फील कि कुछ अकम्प्लिश किया है, रूटीन बन जाती है। अच्छा जी, absolutely। बहुत कुछ हो रहा है। आप सोचेंगे भाई मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, बिजली के बिलों से लोग अभी से खौफ खा रहे हैं क्योंकि अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। कहीं कहीं कराची में एसी भी चलना शुरू हो गए हैं। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि भाई IMF का नया प्रोग्राम जो आएगा, हो सकता है उसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है दीगर अशिया ज़रूरिया, हो सकता है हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं उस पर असरअंदाज हो। ये मसले एक तरफ, लेकिन अभी जो मसला हम आपके सामने पेश करने लगे हैं, ज़रा इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें प्लीज़ लिख के बताइएगा। बाअसर अफराद तक रसाई, अना की टकराव की कहानियाँ पाकिस्तान में ऑब्वियसली नई नहीं हैं। एक और इसी तरह का मामला सामने आया और लाहौर से ये मामला सामने आया, जहाँ इशू तो बज़ाहिर रूटीन का था, लेकिन क्योंकि कई बड़े नाम इसमें शामिल थे तो इसका अंजाम एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे की सूरत में हुआ। इस पर जरा पॉज है। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे की, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्कूल कॉलेज, और अगर हेड को इस्तीफा देना पड़ जाए तो क्या हुआ होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो ये कहानी जरा हम सुना देते हैं आपको। हाँ जी, बताएं आप। हुआ ये कि साबिक ब्यूरोक्रेट और मौजूदा वफाकी वजीर अहद चीमा को लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट होना था और वो अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जाना चाहते थे। नेचुरली उनके 2 बच्चे एचएसएन कॉलेज लाहौर में तालिब इल्म थे और उन्होंने कॉलेज से दरख्वास्त की कि बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, वो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी छुट्टी मंजूर और ट्यूशन फीस माफ़ की जाए। कॉलेज ने कुछ छुट्टी मान ली, एज इन उन्हें ये नहीं बताया गया था, आई बिलीव, या तो बताया गया था कि भाई ये वो मूव आउट कर रहे हैं। कितनी छुट्टी मंजूर, 1 साल 2 साल, कितनी छुट्टी? कॉलेज ने कुछ छुट्टी मान ली, लेकिन उसके बाद बच्चे वापस नहीं आए तो उनका दाखिला कैंसिल कर दिया और फीस मुआफ़ करने से भी इनकार कर दिया। वैसे ये आपका सवाबदीद है कि आपके बच्चे नहीं अटेंड कर रहे, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल और कॉलेज। अगर आप उसके रजिस्टर में, उसके खाते में इनरोल्ड हैं तो you would have to pay the fee. How difficult is it to understand? And also, खैर हम आगे कहानी सुनाएंगे तो मुझे लोगों को पता चलेगी। मैं ये एक्सपेक्ट करूं मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरी अपनी मर्जी है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उस वाले स्कूल नहीं जा रहा, मैंने उसका एक अल्टरनेटिव स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है। आप ये सिनेरियो समझे, मैंने उसका एक और जगह एडमिशन करा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ उसका एडमिशन बरकरार रहे। तो अव्वल तो ये बड़ा नामुमकिन सी बात है, और इन एनी केस ये एडमिशन बरकरार रखने के लिए मुझे फीस तो देनी पड़ेगी। अच्छा जी, एचएसएन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के पास है, आपको ये बता दें। सो चीमा फैमिली ने गवर्नर से रब्ता किया, वहाँ उनकी ऑब्वियस सुनवाई भी हुई और फिर गवर्नर हाउस से एक लेटर जारी कर दिया गया जिसमें ना सिर्फ 3 साल की फीस माफ़ थी बल्कि दाखिला भी वापस कर दिया गया था। मतलब देखिए, वरना तो बेचारे आम लोग जो होते हैं ना वो गिड़गिड़ाते ही रहते हैं अपने मसलों के लिए। यहाँ 1 सेकंड में एक काम तो हो गया। प्रिंसिपल एचएसएन माइकल ए थॉम्सन ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया और अपने स्टाफ के नाम ख़त में लिखा कि हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की, कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया है। क्लियरली दैट इज़ व्हाट इट सीम्स लाइक, और इसलिए अब काम करना मुमकिन नहीं। 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से उन्हें मुस्ताफ़ी तसव्वुर किया जाए। इतना बड़ा स्टेप, बिकॉज ऑब्वियसली वो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन थी जिसको ओवर स्टेप करके चीमा साहब जो हैं वो पहुंच गए गवर्नर के पास। एम आई गेटिंग इट राइट? वो गवर्नर के पास पहुंच गए और गवर्नर साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है, बच्चे भी वापस भर्ती होंगे स्कूल के अंदर और फीसें जो है ना वो भी। ये अब मंतक देंगे कि भाई हम तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह हैं, गवर्नर साहब चूंकि, लेकिन कुछ बेसिक एथिक्स भी होते हैं, एथिक्स भी होती हैं। इत्तलात हैं कि प्रिंसिपल साहब की मुद्दत वैसे भी अगस्त में ख़त्म हो रही थी, चलिए जी ख़त्म हो रही थी। ये दूसरा पहलू भी अब सुन लीजिए।
इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। हम यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन ये अब जो पहलू सामने आ रहा है इसकी तहकीक होना भी ज़रूरी है कि अगस्त में वो वैसे ही रिटायर हो रहे थे। और सिर्फ थॉमसन ही नहीं, HSN के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक और सीनियर रुकन सईद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्द अमल आया है। आहद चीमा के केस का दिफा किया गया है। गवर्नर का कहना है कि आहद चीमा 1 साल से इस्लामाबाद पर तैनात थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो फीस देने का कोई जवाज़ नहीं है। सर ऐसा नहीं होता, अगर बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं तो वो आए ना आए, नहीं तो आप बच्चे नहीं जा रहे थे तो फीस नहीं लेंगे तो आप बच्चों को निकाल लें HSN से, मतलब रहना भी उधर ही है कि हमारी एडमिशन रहे, नहीं, हमारी सीट पक्की रहे। हमारी सीट पक्की रहे, बेशक हम साल बाद आए या 10 साल बाद आए। सर यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। अगर 1 साल से बच्चा नहीं है तो वो बाहर ही हो गया ना स्कूल से। मतलब ये बड़ी ये वो जरा एंटाइटल्ड टाइप चीजें हैं ना। इट इज नॉट ऑल ऑफ इट, इट हैज टू बी ईदर और। सो आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी भी स्कूल में नेचुरली अगर आपने एडमिशन बरकरार रखना है तो कि बहुत ही कोई कमाल की सेटिंग है कि आपके बच्चे नहीं जा रहे तो आपको फीस तो देनी पड़ेगी। yes, सेटिंग वाला आपने किया। अगर आपकी सेटिंग है भी कि आपके बच्चे नहीं जा रहे और आप चाहते हैं कि आपकी सीट पक्की रहे तो फीस तो आपको देनी पड़ेगी सर। सो प्रिंसिपल थॉमसन पर इल्ज़ाम अब ये लगाया गया है। अब जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी सामने आ रही है कि इनकी तनख्वाह है 40 लाख। 40 लाख तनख्वाहें वसूल करते हैं। इसका ऑडिट शुरू किया गया है और इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल साहब ने ये हरबा आजमाया है। अब ये कहा गया है इसकी इंक्वायरी होगी तो कुछ हक़ाइक़ मज़ीद सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि चीमा साहब या उनके ख़ानदान की तरह कितने दीगर अफराद को ये सहूलत हासिल होती है और HSN का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्यों इन 2 बच्चों के मामले में इतने इन्हमाक से पहले मुखल हुआ, फिर उसको फॉलो किया और फिर जो उसका अंजाम हुआ वो सबके सामने ही हैं। सो एक तरफ हैं मेरे और आपके मसले। मुझे नहीं पता HSN में एडमिशन कैसे होता है, नेचुरली आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। सो उसमें किसी की सिफारिश लग सकती है, नहीं लग सकती है। अगर HSN के एडमिशन में किसी की सिफारिश नहीं कारगर होती और नहीं लगती, बड़ी अच्छी बात है, तो फिर यहाँ भी ये सिफारिश नहीं लगनी चाहिए थी। I mean, I would love to hear what you all have to say because ये इस तरह कोई देखा जाए तो ये इशू वो नहीं है कि जी मुल्की मफाद में बड़ा है, कोई अजीब व गरीब चीज़ हो जाएगी, ये कैसे हो गया, मतलब। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बड़े आराम से होती भी रहती हैं। दे डोंट इवन कम टू लाइट। यहाँ तो प्रिंसिपल ने ही इस मौक़िफ़ पे अपना इस्तीफ़ा दे दिया तो ऑफ कोर्स इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग न्यूज़। लेकिन एक तो एंटाइटलमेंट की अजीब व गरीब किस्म की पाकिस्तान में जो हमें प्रॉब्लम है या मैं कहूँगी प्लेग है कि वाई डू वी फील सो एंटाइटल्ड। एक तो अगर हमारी बात ना मानी गई या फिर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया तो हम और ऊपर से आएंगे, और वहाँ से बात ना मानी गई तो हम और ऊपर से आएंगे। ये जो ईगो इश्यूज और ये टसल ऑफ पावर, ये जो है ना, दिस नीड्स टू एंड। आई एम श्योर कि अगर गवर्नर पंजाब इनका मसला हल नहीं करते तो ये वजीर आजम के पास जाते या सदर मुमलिकत के पास जाते, और ये जाते। आज आप हमें पता है कि ये होता है, ये अशराफिया की अनाओं की अजीब सी जंग है जिसका ये बहुत ही अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपको नहीं पता कि HSN में एडमिशन वगैरह किस तरह होते हैं। एक्चुअली प्रेफरेंस तो यही होती है कि अगर में आपके फादर या आपके एग्जैक्टली किनशिप बेसिस पे, प्रेफरेंस इज ऑलवेज ऑन किनशिप बेसिस एंड दिस इज नॉट जस्ट HSN, जो सारे इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे होते हैं। मैं कह रहा हूं मगर अगर एडमिशन में किसी का बच्चों का नहीं हो रहा होता, क्या वहां सिफारिश लग पाती है कि नहीं लग पाती है? जैसे आपको पता ही है, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मेरे बच्चे का नहीं हो रहा या फलां के बच्चे का नहीं हो रहा, तो क्या गवर्नर साहब उस वक्त भी इंटरवीन कर सकते हैं? आई डोंट नो, बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। मतलब जहां गवर्नर साहब इंटरवीन कर रहे हैं वहां तो बहुत कुछ हो गया है, तो फिर हमें क्या पता कि एडमिशन के बाद क्या होता है। अच्छा, इन एनी केस मगर आहद चीमा साहब, अगर आप अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वी वुड लव टू नो मोर योर साइड ऑफ द स्टोरी, और जब ये जो इंक्वायरी कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं क्या बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नेचुरली यू कैन इमेजिन कि किसको ब्लेम किया जा रहा है ज़्यादा, किसको ट्रोल और सुनाया जा रहा है। अच्छा जी, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि बहुत सी बात हो रही है कल से क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगल 26 मार्च से काकुल में शुरू होने वाली T20 फिजिकल कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नाम ऐलान कर दिया है। तो ये होगा कल से शुरू हो रहा है। जब हम 26 कह रहे हैं, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, और ठीक ठाक किस्म का, मैं कहती हूँ जब कोई काकुल या कोई एकेडमी जा रहा हो ना और ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेनिंग है और फिटनेस की बात हो रही है, तो हमें लगता है ऐसे कि सही रगड़ा लगने वाला है। लेकिन मतलब गेम ऐसी है, स्पोर्ट ऐसा है कि आपकी फिटनेस जो है वो बिल्कुल प्राइम होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज़ और टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। 26 मार्च को शुरू होने वाला ये कैंप जो है, ये 8 अप्रैल को
इख्तिताम पजीर होगा यानी ख़त्म होगा। सो 2 वीक्स ऑलमोस्ट आप ये लगा लें। कैंप में बुनियादी तवज्जो जो है वो टीम की तैयारी पर होगी और उसका मकसद खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी ताकत को बढ़ाना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि वो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हालत में हो। और आई वंडर मतलब क्या क्या ट्रेनिंग होती है, क्या क्या मेजर्स लेते होंगे खासतौर पे मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ट्रेनिंग होगी यहाँ पे या नहीं होगी? अब काकूल जा रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या मिस यूनिवर्स के लिए तो नहीं जा रहे? ठीक ठाक किस्म की ट्रेनिंग तो होगी। अच्छा जी, कैंप में शामिल खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। इसके अलावा इरफान खान न्याजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज़, अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल। अब बाकी नाम बताएं भाई, मैं थक गया हूँ। बाकी नाम क्या मुझे दिए? हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर, 2 रह गए थे, बाकी 36 नाम आपने सुना दिए सारे। एनीवे समझ तो आपको आ गई है। तो ये सारे फिटनेस कैंप का हिस्सा होंगे। और ये भी बता दें उधर कौमी टीम के कोच और कप्तान की तलाश दूरबीन के साथ जारी है। आई एम सॉरी, हम रोज तलाश की बात करते हैं तो लगता है ये गुम गए हैं। इतना भी आसान काम नहीं है, मतलब they were in talks with many people and it could not materialize। अब let's see क्या होता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अभी टॉक्स ही चल रहे हो, अभी कोई फैसला हुआ सिक्कू नहीं। जी हमारे साथ मौजूद हैं। I would like to hear what he has to say about the camp, especially Mohammed Amir, especially के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सिकंदर पहले तो बता दें, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं ये जो कैंप जिसमें फिटनेस कैंप है, काकूल जा रहे हैं, काकूल एकेडमी का हम सुनते हैं, तो वो सर्वाइवल एक्सरसाइजेस की तरफ से सर्वाइवल एक्सरसाइजेस की तरफ हम चले जाते हैं। व्हाट आर वी लुकिंग एट? मतलब क्या होगा इनकी रोज सुबह क्या मार्च पास कराया करेंगे, इनको पुशअप्स हुआ करेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या हो रहा है? देखो, हम हुमा और अब्दुल्ला, और पहले तो आधे रोजे 2 मतलब एक अशरा तो खत्म हो गया, अब सबको मुबारक हो। देखिए, मैं खुद जब असिस्टेंट कोच था टीम का और एनालिस्ट था, तो हम जब वो 9 सितंबर के जो वाकयात हुए थे न्यूयॉर्क में, जब अटैक हुआ तो 9 सितंबर था, 11 सितंबर 11 का वक्त था। तो हमें उस वक्त जनरल तोकीर जिया वाज द जर्नल, तो सर्विंग जर्नल, तो उन्होंने हमें मंगला भेजा था। तो मंगला का जो लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग। हमने पूरे मंगला डैम में स्विमिंग की थी, और वो जो मंगला डैम का जो एक वॉल बनी होती है, जो मेरे ख्याल से हबीब बैंक प्लाजा जैसा ऊंचा है, उसको हमने चढ़ के क्लाइंब किया था, राइफल शूटिंग की एक्टिविटीज की थी। दैट वाज फैंटास्टिक। मगर बात दरअसल ये है कि ये एक वन टाइम चीज है जो कि 10 दिन में होगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद असल चीज जो उनकी ट्रेनिंग होनी है, उनकी जहनी तौर पे ये तैयार करना है कि भाई ये जो फिटनेस है ये आपका अपना मसला है। हमें वहाब रियाज साहब से जो इंटरव्यू किया था जियो के ऊपर, उन्होंने कहा था कि लड़कों ने कह दिया हमें फिटनेस के बारे में बात ही ना करें, इस मौजू पे बात ही नहीं होगी। मतलब है कि कमाल ही कर दिया लड़कों ने। देखिए, मेरी ये राय है कि ये तो खैर चले 10 दिन का एक्सपीरियंस होगा, जबरदस्त होगा, सब ट्रेनिंग करके आएंगे, वो सब कुछ सही है। मगर इन लड़कों को जहनी तौर पे ये तैयार करना है कि ये जो फिटनेस है ये उनका अपना मसला है। जो भी लड़का, और इसको आप कनेक्ट कर दें उसके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि अगर लड़का का सीजन शुरू होता है और वो फिट नहीं है तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि वो फिट ना हो जाए। आप ये देखिएगा, ये डबल प्रपोज कर रहे हैं सिकंदर, ऐसा है तो नहीं? मैं प्रपोज भी कर रहा हूँ कि इसको अटैच कर दें विद द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारा एक ही मयार है ना, वो योयो टेस्ट, जो जिसकी जाहिर है अब कोई वक्त नहीं रही कुछ अरसे से, क्योंकि हो ही नहीं रहा था ना, हो ही नहीं रहा था। सो अब्दुल्ला उसके अंदर योयो टेस्ट जो होता था, वो उसके अंदर लोगों को पास कर दिया जाता था कि जी बैठ के मीडिया के लोग नहीं आएंगे। नहीं, ये मीडिया के लोगों के सामने होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए। जो लड़का पास नहीं होता उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप ना दें जब तक कि वो फिट नहीं हो जाता। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। अगर तो ये क्राइटेरिया बना दिया जाए तो फिर तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। जो पास नहीं हो रहा वो नहीं है टीम का हिस्सा। अच्छा, आई वंडर कि ये ब्रेड एंड बटर है, ये प्रोफेशन है इन खिलाड़ियों का। मतलब हम और आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जी फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वुड नो बेटर, आई गेस दे शुड नो बेटर, दे शुड नो बेटर एंड दिस शुड बी देयर utmost प्रायोरिटी।
अच्छा, एक और चीज इनकी जो फिटनेस की, मेरी जो इत्तेफाक से किसी कोचेस से मुलाकात हो गई और वो हंस रहे थे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। ये लड़के जो जिम में चले जाते हैं और जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपको पता है जिम के अंदर एसीज लगे होते हैं, वहां का टेम्परेचर क्या होता है 22, 23, 24% उनके वो टेम्परेचर होता है। खेलना इन्होंने ग्राउंड में होता है, जहां पे टेम्परेचर होता है 40 डिग्री का, 38, पता नहीं क्या क्या होता है। भाई इनकी ज्यादा ट्रेनिंग उधर कराएं ग्राउंड के ऊपर। जब भी इनकी जो फिटनेस का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि ये वेट ट्रेनिंग ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, इनको इनके जो है इनकी जो ट्रेनिंग है वो धूप में, गर्मी में, सख्त किस्म के इसमें करें। तो जब ये सही, तो मैं तो समझता हूँ कि इनकी हर चीज जो ये डिसिप्लिन का जो मामला है, इसको आप अटैच कर दें विद द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। काकूल में अच्छा जस्ट इंश्योर सख्ती ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल, फॉर पीपल हु आर वाचिंग, पहले बता दें आपको कि 2016 में भी काकूल में ही ये एक दफा पहले हो चुकी है। We remember discussing it as well. बिल्कुल। अच्छा, अब बताएं सिकंदर, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, दो ऐसे हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और ना सिर्फ वो इस फिटनेस का पार्ट होंगे, वो अब टीम का हिस्सा भी होंगे। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हो सकता है टीम का हिस्सा। देखिए, मैं इस पे जो करंट क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं। ये सारा जो 4 साल से जो क्रिकेट का सिस्टम चलाया था नए पाकिस्तान में, उसका कसूर है कि हमने एक ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं किया। कि हमें 36 साल के इमाद वसीम को कहना पड़ता है कि जी आप आ जाएं हमारे लिए खेलें। हमें एक ऐसे शख्स को बुलाना पड़ रहा है, मोहम्मद आमिर को, इसलिए कि हमने लड़के ही नहीं प्रोड्यूस किए। हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है पिछले 4 साल में तबाह और बर्बाद हो गया है। आपको पता है कि कराची के अंदर मैं रहता हूं ना, यहाँ एक क्लब क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही। आप मुझे ये बता दें, जब मैं चेयरमैन साहब को बोलूंगा आप कराची आए, आकर पूछें कि कराची में हम खेलते थे तो जूनियर लीग, सीनियर लीग टूर्नामेंट्स होते थे, अब कुछ नहीं हो रहा। जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होगी तो आपके लड़के कहां से प्रोड्यूस होंगे? तो फिर अब कौन रह गया? मैं समझता हूं शाहिद अफरीदी को भी अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, अब्दुल रज़ाक को भी लेनी चाहिए, इसलिए आपके पास लड़के ही नहीं है। आपने पहुंचते अडियाला तक ना पहुंच जाए आप। नहीं लोगों ने लिखा है मुझे, लोगों ने मुझे लिखा है, बल्कि आपको भी उसमें टैग किया हुआ है कि जी उनको भी बुला लिया जाए। मगर भाई आप लड़के ही नहीं प्रोड्यूस किए, आपने सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया नए पाकिस्तान का। एक्सरसाइज ऑफ द एंटायर पीएसएल, जब हम नए लड़के भी होते हैं, हर ऑब्वियसली 6 टीमें हैं हमारी, और फिर हम स्पॉट करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी दिस वन विल बी अ गुड पार्ट। एडिशन टू द शोएब मलिक अगर चाहते हैं हुमा, तो फिर वो फिर गलत नहीं चाह रहे ना। शोएब मलिक भी चाहते हैं कि जी वो अब तक नहीं, तो फिर हम ये नए लड़के आते तो हैं, लेकिन अगर हम उनको नहीं यूटिलाइज कर रहे तो ये तो दैट्स आवर प्रॉब्लम। हम मुड़ मुड़ के पुरानों को ही ला रहे हैं। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, जो लड़का पाकिस्तान से खेलने को नहीं तैयार, वो लीग्स खेलना चाहता है कि मैं लीग्स खेलूंगा जाकर, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, रिटायरमेंट लेना चाहता, तो भाई आप उसको बोले ठीक है। अगर पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो अल्लाह के वास्ते आप नहीं, पता है सिकंदर, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इमाद के बारे में पर्टिकुलरली बहुत से ज़राए का ये कहना था। एक और बात अब्दुल्ला, कि वो सियासत के शिकार हुए टीम में, एंड देन ही थॉट कि ही शुड रिटायर, इट्स बेटर फॉर हिम। देखिए, तो इसका मतलब है उनके वापस आने से सियासत खत्म हो जाएगी। एक मेरी बात सुन लें, आमिर कन्विक्टेड है, जेल जा चुके हैं, तो भाई आप सलमान भट्ट को भी रख लें। उनको क्यों निकाला आपने? जब उनको वहाब रियाज ने अपना कोई एडवाइजर रख लिया था तो उस पर क्यों शोर उठा? आप उसको भी रखें। आप मोहम्मद आसिफ जैसा बड़ा बॉलर था, उसको भी सजा हुई, आप उसको बॉलिंग कोच रखें। इन सबको वापस ले आए, क्यों नहीं लाते? एक आदमी आपका चहीता है, ये तो गलत है। आप जो है सबको बुलाएं। फिर मैं कहता हूँ सलमान भट्ट को आप सिलेक्टर बनाएं, क्यों नहीं बनाते आप उसको? सलमान भट्ट को आपने कहा कि जी वो सजा याफ्ता है, आपने उसको आपने निकाल दिया एडवाइजरी से। तनकीद की थी ना, इसलिए हटाया गया था। फिर अब आप कह रहे हैं वापस बुला लें? नहीं, मैंने खुद की थी, मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज के। मैं तो अगेंस्ट हूँ। सब लड़कों को कह दिया जाए जनाब, लीग्स जो हैं वो उतनी ही खेली जाएंगी जितनी की आपको इजाजत है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले जाके लीग पे साइन कर दें, फिर आकर इजाजत लें कि जी मैं अब साइन कर चुका हूं तो मुझे खेलने की इजाजत देनी चाहिए। अब तो दूसरा निकाह पर भी पहली बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर रीइटरेटिंग दैट। सिकंदर, बताएं मोहम्मद नवाज की भी ये जो एटलीस्ट ये जो सारे जा रहे हैं फॉर द काकूल में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जो जा रहे हैं, उनमें बहुत से नाम है, मोहम्मद नवाज भी नाम है। हुमा को लग रहा है उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही मैं। अच्छा सिकंदर, आप भूले ना, आप बताएं।
नहीं जाना चाहिए। देखिए एक तो ये फिटनेस में कौन सा खर्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सबको फिटनेस के लिए जाना चाहिए। देखिए इसमें शान मसूद नहीं है, ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेटर है शान मसूद इसमें नहीं है, इमामुल हक नहीं है इसके अंदर, उनको भी जाना चाहिए था, वो भी चले जाते, उनकी भी एक फिटनेस का उनको भी एक एक्सपीरियंस हो जाता जबरदस्त किस्म का, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती। तो बेसिकली क्या हम ये समझ लें जो नहीं जा रहे दे विल नॉट मेक इट टू द नेशनल टीम फॉर दिस? ये जो आगे वो तो T20 के खिलाड़ी हैं ना ज्यादातर, तो ज्यादातर क्या ये सारे इनफैक्ट पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं ना, पाकिस्तान के ही खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए ही खेलते हैं, वो भी चले जाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं कि वहाँ पे किस किस्म की ट्रेनिंग होती है, किस किस्म का उनका एनवायरनमेंट होता है, उनका ही फायदा होता है। शान मसूद है, आपका इमामुल हक है, ये कोई और जो टेस्ट होपफुली ये वन ऑफ नहीं होगा ना, जब आगे कोई टेस्ट सीरीज आएगी, वनडे सीरीज आएगी तो दोबारा लगना चाहिए फिर काकुल में कैंप, और फिर तब वो भी जाएंगे। लड़कों पे छोड़ें कि जी आप खुद फिट हो, यार ये प्रोफेशनल लड़के हैं, इनको 40-40 लाख 60 लाख रुपया मिलता है महीने का। चलें जी, कहाँ मिलता? वैसे ये मुख्तसरन कप्तान वाली बात पे हमारी आपसे बात नहीं हुई, मोस्ट लाइकली फैसला हो चुका है कि शाहीन चेंज होंगे, इसका मुझे नहीं पता। देखें मोस्ट लाइकली कल कह ही दिया था कि कैंप के आखिर तक पता लग जाएगा। और सुहेल इमरान वी वर टॉकिंग, और ये सही है जो भी फैसला है ये तो इन लोगों ने बैठ के फैसला करना है कि क्या उसकी कप्तानी में कोई फॉल्ट था या उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी गिरी है एक्चुअली शाहीन की। तो अगर आपने एक दफा उसको मौका दिया था तो कम से कम 2 सीरीज तो दे दें, 2 सीरीज देखकर देख लें। अभी तो एक ही सीरीज के बाद आप उसको फारिग कर दें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, एक बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और चीज हो जाएगी, इस चीज से आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, शाहीन की अलग हो जाएगा एक ग्रुप। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे दौर में एक राशिद लतीफ का ग्रुप था, एक वकार यूनुस का था, एक वसीम अकरम का था, तो इस तरह यहाँ पर भी ग्रुप्स बन जाएंगे, तो वो टीम के लिए अच्छी चीज नहीं है। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में हमने क्वालिफाई नहीं किया था, तो ये ग्रुपबाजी हो, तो आप इसको अच्छी तरह हैंडल करें। आई एम श्योर अच्छी तरह हैंडल करना, okay, चेंज भी हो रहा है तो उसको all the time we have for this. Thank you for being with us. थैंक यू सिकू। अपडेट्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी हम आपकी तरफ ले आएंगे। एक बात करनी है, आज से ठीक 1 महीना पहले, हालांकि लगता है कि अभी कुछ हफ्तों की बात है, महीना हफ्ते ही होते हैं, लाहौर के इचरा बाज़ार में एक ऐसा वाक़या हुआ जो बहुत सी वजूहात की बिना पर कुछ नया था। पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के नाम पर पहले भी बाज़ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए जिससे पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज जो है वो बहुत मुतासर हुआ। सियालकोट में हजूम के हाथों श्रीलंकन मैनेजर की हलाकत भी इसकी एक मिसाल है। इचरा में भी इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि कुछ नाखुशगवार हो सकता है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हालात कंट्रोल कर लिए गए, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इचरा बाज़ार लाहौर में जहाँ APS शहरबानों और दीगर पुलिस एहलकारों ने दलेरी दिखाई, वहीं बाजार के एक दुकानदार जिनका नाम है जॉनसन तारिक, उन्होंने भी काबिले तहसीन किरदार अदा किया, बल्कि हम कहेंगे सबसे पहले और बहादुरी दिखाने वाले जॉनसन ही थे। देखिए चलें, पुलिस तो पुलिस थी ना, हम शहरबानों को कितना सराह चुके हैं, उनकी मुताद्दद मुलाकातें भी हो चुकी हैं, अप्रिसिएशन उनकी बनती है जो उनको मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम एक आम शहरी हो जिसका ताल्लुक भी माइनॉरिटी से हो, एक औरत जो मुसलमान हो उस पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग रहा हो, वो आम शहरी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला उसके सामने ढाल बन जाए, दिस इज डेथ सेंटेंस। अच्छा, आपको ये पूरा फॉर्मूला जो बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर भी जॉनसन से बात भी करेंगे। जॉनसन ने पुलिस के आने से पहले खातून को मुश्ताल हजूम से बचाने के लिए अपनी दुकान में जगह दी, लोगों को अंदर आने से रोका। ऐसे हालात में ये बहुत बड़ा रिस्क था, मतलब ये इतना बड़ा रिस्क था कि अक्सर लोग ये हम माफ कर दें उन लोगों को जो कहें कि भाई हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम ये रिस्क ही नहीं ले सकते। उस खातून के साथ तो खुदा न खास्ता जो होता जॉनसन के साथ भी होता। हाँ, ये उस पे भी जाहिर है हिज लाइफ वाज एट रिस्क। सो यौम पाकिस्तान के खुसूसी परेड में जॉनसन को बुलाया गया, सिर्फ बुलाया नहीं गया, उन्हें कौमी हीरो करार दिया गया। ये देखिए जरा। जानते हुए भी कि औरत की उनकी दुकान में मौजूदगी पर दुकान तक चला सकता है, उन्होंने पुलिस के आने तक ढाल बनकर उस औरत को हिफाजत से अपनी दुकान में बिठाए रखा। जॉनसन तारिक, आप जैसे लोग इंसानियत के लिए काबिले फख्र हैं। और जॉनसन तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जॉनसन,
हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है। हम आपकी तारीफ़ तो क्या ही करने के काबिल हैं। हम आपकी बहादुरी पर दाद देना चाहते हैं और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें आप पे फ़ख्र है। इस कौम को आप जैसे पाकिस्तानियों पे फ़ख्र है। आप हमारी आन हैं, शान हैं और आपकी वजह से हम दुनिया में जगहसाई से बच सकते हैं। 100% आपने सही किया है। मतलब अगर हम कहें ना कि कोई हमारा ट्रू हीरो है, अगर सिर्फ इसी कहानी को हम दिमाग में ले लें एज एन एग्जांपल, तो हीरो सिर्फ जॉनसन ही है। जॉनसन, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हम वो सिनारियो, वो मनाजिर समझना चाहते हैं जहां एक खातून पे इल्ज़ाम लग रहा था। वो क्या मोमेंट था कि आपने डिसाइड किया कि यहाँ तो कुछ बिगड़ सकता है और इसको पनाह मैं ही दे सकता हूँ? ये वो डिसीजन मेकिंग जो होती है, वो फैसला करना उस वक्त, ये कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। जॉनसन, आपको आवाज़ आ रही है? आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जॉनसन, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आप क्लियर आ रही है। जी जॉनसन, हम आपसे पूछना चाह रही हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या वो खातून पहले से आपकी दुकान में मौजूद थीं या वो आपकी दुकान में आ गई पनाह लेने के लिए? आपने फिर फैसला किया कि आप शटर नीचे कर दें? आप ज़रा हमें वो सिनेरियो समझाएं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था उस वक्त। 25 फरवरी संडे का दिन था और एक कपल आता है इचरा मेन की तरफ से और मेरी दुकान पठान मार्केट के कॉर्नर पे है और मेरे से गुजर के शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। और जब वापसी पे वो आते हैं तो उनको दो ना साहिब मेरी दुकान पे रोक लेते हैं और उनको पूछते हैं कि अभी भी तो की पाया है। वो आगे इंग्लिश में थोड़ा बोलती है और कहती है कि तुम कौन होते मुझे पूछने वाले? और वो आगे से कहता है कि तुम कादियानी हो और तुमने ये हमारे कुरान पाक की आयत वाला कुर्ता पहना हुआ है। तो वो कहते नहीं, हम मुसलमान हैं और हम दुबई से हैं, ये दुबई से शॉपिंग की हुई है। और जब वो इतना बोलते तो वो आगे से थोड़ा हाइपर हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम कादियानी हो और तुमने तुहीन की कुरान पाक की हमारे। तो वो उसका हस्बैंड जो आगे से उनको थोड़ा समझाने लगता है तो वो आगे से उनको ना मुंह पे उसका जो जिसने इंतजार पिलाया वो बंदा, उसने उसके मुंह पे ना पंच करके कहता है चुप कर रहे तुम कादिया, हम तेरे से बात भी नहीं करते, और गाली भी देता है उसको आगे से। और ख़ुद ही वो 15 पे कॉल करता है और कहता है कि अगर आप 10 मिनट में ना आए तो मैंने इनको फायर मार देना है और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसी दरमियान हजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आगे से हर तरफ यही वाज़ेह गूंजती है कि तुहीन रसालत की है किसी सर तन से जुदा। तो वो और घबरा जाते हैं। इतने मैं अंदर उनको कहता हूं, आपकी दुकान के कोने पे हो रहा है सारा कोने पे हो रहा था, मतलब आप ये देख रहे थे, सुन रहे थे? क्योंकि मेरे दो डोर है मेरे दरवाजे। मेरे ना कॉर्नर की दुकान है, एक मार्केट की तरफ रास्ता निकलता है और एक मेन की तरफ। अच्छा। जो मार्केट की तरफ रास्ता है ना, उधर से मैंने अंदर बैठाया था उनको। अच्छा, ये सारे अब लोग उनको ये सारे सवाल कर रहे थे। ये हो रहा है आपकी दुकान के बाहर, ये जो कैसे धमकियां दे रहा है, वो आप सुन रहे हैं? को कहा या उसके हस्बैंड को कि आप इधर अंदर आ जाएं? तो मेरे दोस्त भी थे काफ़ी। अच्छा। जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, क्योंकि मेरे उधर हम 18 साल से बैठे हुए हैं, तो मेरे बड़े अच्छे करीबी प्यार करने वाले दोस्त भी हैं और कोई लोग समझते भी हैं। तो उन्होंने भी साथ मेरे खड़े हो गए, मेरे साथ मेरी दुकान के। फिर हमने जो लोग खड़े थे ना, उनको अपने क्योंकि आपको देखा होगा वीडियो में, फ्रीज़र भी बाहर है, काउंटर भी, लोग मेरे काउंटरों पे फ्रीज़र पे लोग चढ़ गए, उनको हमने नीचे उठाया। तो बाहर यही वाज़ेह आ रही थी कि तुहीन रसालत की किसी सर तन से जुदा। फिर इसमें जब उसने फ़ोन किया 15 पे, तो उसके 5-10 मिनट बाद पुलिस आई है स्टेप बाई स्टेप। पहले सबसे ASI आए हैं, ठीक है, उसके बाद डॉल्फिन वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके पुलिस, और एंड पे आई हैं शहर बनो साहबा। जब शहर बनो साहबा उनको वहाँ को थोड़ा समझाया, ट्रस्ट में ली है, तो लेके गई हैं। उसके 15 मिनट बाद हमने 10 मिनट बाद उसके हस्बैंड को शटर डाउन ही की थी, अभी उस टाइम बाहर झूम था थोड़ा, कि उसके हस्बैंड को उन्होंने पीछे वाले दरवाजे से निकाला है और बैक साइड से निकाला था। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने इनको अंदर बुलाने का फैसला कब किया? क्या ये हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे या ये इन्होंने आने दिया और कोई मुज़ाहमत नहीं की और आपने शटर डाउन भी कर दिया,
ये भी तो ये एक काम था ना, शटर डाउन करना, क्योंकि वो इतना बड़ा हुजूम है जो नारे लगा रहा है, मुश्तइल है, किसी की जान लेने पर तुला हुआ है, और वो आपको भी कुछ कर सकता था शटर डाउन करने पे। सबसे पहले जो मैंने देखा वो यह जूम ज़्यादा हो गया और ये वाज़ेह गूंज रही है, क्योंकि मेरा आपको पता है मेरा फूड कैफ़े है, तो जो मेरे छुरियाँ थी, ये चीज़ें थी, मैंने छुपा ली सबसे पहले। फिर उसके बाद मेरे जो दो ये इस तरह जो फ्रंट वाली साइड है ना, उसके आगे मेरे काउंटर लगे हुए हैं, तो काउंटर लगे तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे दोस्त भी मेरे साथ हमने शटर डाउन किए, तो उनके यार ये शटर डाउन कर देते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आती। तो उसके बाद फ़ौरन पुलिस आ गई, वे स्टेप बाय स्टेप पुलिस आती रही है। और शुरू में जब पुलिस आ रही थी तो पुलिस नहीं इस खातून को रेस्क्यू कर पा रही थी जब तक सईदा शहरबानो नहीं पहुंची वहाँ तक। हाँ नहीं, उन्होंने थोड़ा इनके उनको थोड़ा रेस्क्यू कर लिया होता वहाँ को वो पुलिस वाले को, लेकिन उस टाइम थोड़ी पुलिस की तादाद कम थी, वो नहीं उनका हैंडल नहीं हो रहा था, लेकिन वक्फे से पुलिस आती तो उन्होंने थोड़ा हैंडल किया था। अच्छा जॉनसन, ये बताएं, आप बता रहे हैं कि आप 18 साल से इधर हैं, आपके बड़े मुसलमान वहाँ दोस्त भी हैं, यकीनन एक कॉमराडरी बन ही जाती है। पहले को भी आपने ऐसी टेंशन होते हुए वहाँ देखी है, या आपके लिए भी ये पहली बार ही है कि इस किस्म की कोई चीज़ हुई है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा ये। नहीं, और बीबी तू की पाया है, ये कोई दुकानदार था? क्योंकि दुकानदार मार्केट में सारे दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, ये मार्केट में वो आगे ना मेन की तरफ फटा लगाता है, सुनने में है, या सेलमैन है, ये फटा लगाता है मेन की तरफ ना। अच्छा, सही है, समझ गया मैं जी। इससे पहले कोई नहीं जानता था उसको, या बाद में पता लगा कि हाँ जी मेन पे फटा लगाता है, स्टॉल सा लगाता है? जी। अच्छा, अब ये बताइए कि ये वाकया हो गया, उसके बाद आप अगले दिन दुकान खोली, उसके बाद माशाल्लाह आप अल्लाह मियाँ आपके कारोबार में और तरक्की दे, बरकत दे। वैसे हम सब से अपील करेंगे, हम किसी के लिए नहीं करते कि जॉनसन के कैफ़े इचरा में सब जाएं। एक तो जॉनसन हीरो है, तो जब इचरा जाएं तो जॉनसन से जरूर मिलें, के साथ तस्वीर भी बनवाएं और उनके कैफ़े से चीज़ें भी बनवाएं। उसके बाद मार्केट में क्या सेंस थी, मतलब आपसे किसी ने आके कोई बात की, क्या माहौल था? जब मैं मंडे को गया ना दुकान पे, तो मेरे पहुंचने से पहले मीडिया वाले आ गई। अच्छा। पहले सबसे सैयद बासत अली जो यूट्यूब रैंक करेंगे, तो वो उसके बाद मुझे नहीं पता 2 दिन मैं ना यही काम है, तीसरे दिन मैं दुकान पे आया ही नहीं। अच्छा। कि मैंने नहीं जाना, मैं कि यार मैं परेशान हो गया कि यार फिर पुलिस और हुकूमत ने सबसे पहले किसने राब्ता किया आपसे? पुलिस ने राब्ता किया, हुकूमत से किसी ने राब्ता किया, ये कैसे हुआ? सबसे पहले शायद ISI ने मुझे इनवाइट किया था। अच्छा, सही, ठीक, सही, ज़बरदस्त। और फिर आपको ये जो ऑनर मिला है पाकिस्तान डे पे, आई एम श्योर आपकी फैमिली और आपके सारे दोस्त बड़े खुश होंगे। उसके बाद मुझे IG पंजाब साहब ने इनवाइट किया था, और मिसाक सेंटर उन्होंने बनाया पंजाब में, उनका एम्बेसडर बना दिया गया। वंडरफुल, वंडरफुल। जॉनसन, पता क्या है, जो आपको सारे इतना पूरे मुल्क ने आपको सराहा है, क्योंकि ये बड़ी बहादुरी का काम था जो आपने की है, वरना अल्लाह ना करे कुछ और होता तो अपनी जान से भी इंसान हाथ धो बैठता है, इस किस्म का जहाँ टेंशन हो। तो लिहाजा आप डेफिनेटली हमारे हीरो हैं, लेकिन आपको जितने भी तमगे और मुबारकबाद, शाबाश मिल जाए, जो ऊपर खुदा की तरफ से आपके लिए अच्छी चीज़ें जो आपने जो किया है, वो बहुत से लोग, जितने भी गॉड फेयरिंग लोग हों, बड़ा मुश्किल है कि उस मोमेंट पे आप खड़े हो जाएं किसी को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। आपके साथ जितने भी ज़ाहिर है आपके साथ ही थे। थैंक यू जॉनसन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू ये वो कहानी को टेक्स्ट बुक में पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल है, ये लोग, इनको तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे लोग कहाँ हैं, क्योंकि हमें पता तो है कि हमारे मुल्क में हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट अल्लाह ना करे और इंसिडेंट्स हों, लेकिन इसमें इस तरह आके खड़े हो जाना किसी के सामने जान बचाने के लिए, और बेशक अपनी बीच में चली जाए जान, मतलब दिस इज अमेजिंग। रिटेलर्स और ज़रा टैक्स इकोनॉमी की बात करेंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन होगी भाई, टैक्स की अब कोई माफ़ी नहीं है। उम्मीद है कि ताजर FPR के डॉक्यूमेंटेशन के ज़रूरी अमल में इस बार रुकावट नहीं बनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR टैक्स नेट को वसी और रिटेलर्स स्कीम पर आज इजलास भी होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को रिटेलर्स के लिए
लॉन्च की गई स्कीम के खत्तोखाल से आगाह किया है। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर अभी शामिल हैं। और स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफ्तर स्कीम्स के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद भी होंगे। ब्रीफिंग के मुताबिक रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ये सिर्फ IMF या दीगर मालियाती इदारों की डिमांड नहीं है, ये हम आपको बार बार बता दें। हमारे निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी है कि मईशत मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड हो, और इनफैक्ट कभी कभार हम हैरान हो जाते हैं कि अभी तक मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि दुनिया तो फिर आपको पता ही है कि उस तरफ जा चुकी है। अब FPR ने इस जानिब एक अमली कदम उठाया है। ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। माजी में ताजिर तंजीमों ने कभी ये काम होने नहीं दिया, ये भी आपको याद दिला दें, लेकिन इस बार इस स्कीम की तैयारी में ताजिर नुमाइंदे जो हैं वो भी शामिल हैं। उनसे पूछ लेते हैं भाई, हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सरबराह नईम मीर साहब, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया नईम साहब, हर हुकूमत, हर इदारे का ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। ताजर बिरादरी ने फ्रैंकली आज तक ये काम होने दिया नहीं है। इस बार FPR ने बड़ा वाजे कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन तो होगी और सबको लाजिम टैक्स नेट में लाना होगा। तो क्या चाह रहे हैं सर आप लोग इस बार? करेंगे देखें जी, पहली बात तो ये है कि शबर जैदी साहब के दौर में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था वो बिल्कुल भी गैर मौजू था, और पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के हवाले से जो फ़ैसले माजी में किए गए थे वो बड़े डिस्क्रिमिनेटरी थे। लेकिन इस दफ़ा जो स्कीम आ रही है वो स्कीम जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है वो मेरा ख़्याल है कि बड़ी बैलेंस है और अक्रॉस द बोर्ड है, और उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम ज़रूर हैं, और हमें बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है कि हम रियासत के साथ जो है वो ताउन करें और रियासती निज़ाम के साथ मुंसलिक हो जाएं और रजिस्टर्ड हों। और मेरा ख़्याल है कि ताजर जो हैं वो इस सोच पर पहुंच चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें अब अपनी कुर्बानी देनी है और अपने माजी के उस मौक़िफ़ पर डटे नहीं रहना जो कि हठधर्मी पर मुश्तमिल है। अच्छा, कि बताया जा रहा है कि इस बार FPR ने जो प्लान बनाया है उसमें ताजरों समेत सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका इनपुट भी लिया गया है, तो क्या उम्मीद रखें कि इस बार ताजिर ताउन ज़रूर करेंगे? जी बिल्कुल, ये उम्मीद रखनी चाहिए। ताजर इस दफ़ा भरपूर ताउन भी करेंगे और माजी में भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया FBR की तरफ से, FBR अपना मौक़िफ़ ना बदल ले, और अगर जो चीज़ें जिन पर हमें एतमाद में लिया गया है अगर वो ऐसे ही हैं और वो रूल्स और प्रोसीजर्स ऐसे ही बन के आएंगे जिस तरह के अभी इब्तदाई डॉक्यूमेंट आया है जिसके लिए ये मशावरत कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने तजावीज़ मांगी हैं, तो देखना ये है कि रूल्स क्या आते हैं, रेगुलेशंस क्या आती हैं और उसके नतीजे में प्रोसीजर्स क्या अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर वही प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए जिनके तहत हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात भी किए गए और हमें एतमाद में भी लिया गया और हमसे मशावरत भी की गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस आने वाली जो टैक्स की जो नई स्कीम आ रही है, टैक्स आसान स्कीम जो आ रही है ताजरों के लिए, मेरा ख्याल है कि ये इसमें हम किसी किस्म की कोई रुकावट डालें, हम इसमें मुमद और मुआविन होंगे और ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन किया। कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं। अतीक मीर साहब, बहुत दफ़ा आप हमारे शो पे आए भी हैं, बहुत आपसे गुफ्तगू भी रही है। ये हर हुकूमत, हर इदारे का ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट की जाए, लेकिन ताजिर बरादरी ने ये काम आज तक होने नहीं दिया है। इस बार FBR ने बड़ा वाजे कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन मुहिम चलेगी और सबको लाजमी टैक्स नेट में आना होगा, तो कोई ताउन का चांस इस बार बन रहा है? देखिए, मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूँ और ताजरों को मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो फाइलर बनने में नुकसान नहीं है, बल्कि वो जो हम पर एक इल्ज़ाम लगता है टैक्स देने के बावजूद कि हम टैक्स नहीं देते, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ने कभी भी ऐसी पॉलिसी रूशनास नहीं करवाई जो हम समझते हैं कि ताजरों में एतमाद पैदा करे, हौसला पैदा करे। यही सबब है कि जब मामला स्टेबल नहीं होंगे तो ये दस्तावेज़ी मैशत एक लेंथी प्रोसीजर है और ये बड़े कारोबार तो चल ही रहे इसके तहत, लेकिन छोटे कारोबारी तबके को इसमें लाना वो एक इन अनस्टेबल माहौल में बड़ा मुश्किल काम है। सर
तो अप्रिशिएट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ। ताजिर कहते हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए उनकी, लेकिन टैक्स देने में भी वो भी ये कहते हैं हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत भी पूरी होती है इस डॉक्यूमेंटेशन की। सो इसकी कोई वजह आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और क्या इस बार रुकावट बनेंगे या वो वजह दूर हो चुकी है? देखिए, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बैठकर मिलके हल ना किया जा सके। दुनिया में यही रिवायत है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत को, मुकामी मसाइल को, मुकामी हालात को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन ये बदकिस्मती रही हमारे मुल्क में कि कभी भी FBR ने ताजिरों की तजावीज़ को काबिल गौर नहीं समझा। यही सबब है कि जब भी पॉलिसी आती है वो एक तरफा तौर पर तश्कील दी गई होती है, वो जब मैदान अमल में आती है तो उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैं अब भी हुकूमत से कहता हूँ कि हाल ही में इस तरह के राब्ते हमसे भी हुए कि बैठ कर हम आपसे मुशावरत करेंगे, लेकिन अब सुनने में ये आया कि बराह रास्त एक स्कीम है जो नाफिज की जा रही है। ऐसी गलती ना करें। बार बार स्कीमों का नाकाम होना ये एक तो महसूलात में कमी का सबब बनता है, दूसरा हुकूमती इदारों पर एतमाद में भी कमी सबब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये अगर हो जाए काम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए, बिकॉज़ हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर भी करना है, और हमें बड़े अरसे से, बल्कि अगर आप ये हमारा शो देखते हैं तो बहुत सालों से ये बात हो रही है, और यही हमारे गेस्ट रहे हैं और हम इनका ओपिनियन लेते रहे हैं कि किस तरह आगे जाए कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और इनको भी उस फोल्ड में लाया जाए। होपफुली इस बार ये हो जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। That is it for today. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.